सेशन में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया है, जैसे रेस्पिरेशन में एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एलिमेंट देखा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एक एलिमेंट देखा। उसके बाद फिर pulmonary volumes or pulmonary capacity is a question of that. उसके बाद चेंज ऑफ गैसेस डिस्कस किया, डेड स्पेस के बारे में बात की और फिर वेंटिलेशन मैकेनिज्म देखा, खासकर नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्रीदिंग डिस्कस किया, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड O2 डिसोसिएशन कर्व और फिर CO2 ट्रांसपोर्टेशन देखा, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हैमबर्गर शिफ्ट और क्लोराइड शिफ्ट। तो ये जो it was related to CO2 transportation और डिस्कस किया था O2 डिसोसिएशन का। क्वेश्चन तो रहेगा O2 डिसोसिएशन कर्व से रहे या क्लोराइड शिफ्ट से, ये क्वेश्चन तो रहना ही रहना 100% गारंटी। अब इसके बाद जो हम लोग लास्ट आज हम लोग रेस्पिरेशन लास्ट, तो इसमें रेस्पिरेशन में अब हम लोगों को डिस्कस करना है बोर्स और हार्डेंस इफेक्ट। कॉपी में आपका लिखा भी हुआ है, लेकिन समझने की चीज़ है बोर्स और हार्डेंस इफेक्ट। पहले हम लोग देखें बोर्स इफेक्ट, BOHR, बोर्स इफेक्ट। When the oxygenated blood passes through the tissues or organ, मान लीजिए ये एक टिश्यू या ऑर्गन है और यहाँ से ये ब्लड है पास कर रहा है, इससे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी यहाँ पे PO2 95 96 mm of Hg है और CO2 is about 40 and 46 mm of gas. ऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है और ये है टिश्यू, ऑर्गन से होकर ज़्यादा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो सेल्स है या टिश्यू है ऑर्गन का, ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है, ये CO2 रिलीज करेगा। फर्स्ट द CO2 is released from the tissues or organ, the CO2 is और ये CO2 इंटर करेगा into the blood vessel। तो ब्लड वेसल में आएगा, ब्लड वेसल में हम लोगों ने RBC पढ़ा था और ये प्लाज्मा। तो पहले ये CO2 प्लाज्मा में आएगा and it will combine with the water to form H2CO3 कार्बनिक एसिड बनाएगा, but major amount of CO2 will diffuse into the RBC। ज़्यादा अमाउंट इसमें जाएगा RBC में, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है कि RBC के अंदर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, and this carbonic anhydrase helps in association of CO2 with the water to form carbonic acid, and then carbonic acid dissociates immediately। पढ़ा था क्लोराइड शिफ्ट, इमीडिएटली डिसोसिएट करेगा, तो ये डिसोसिएट कर जाएगा
हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन CO3। और हम लोगों ने कहा था कि बाइकार्बोनेट आयन ये डिफ्यूज करेगा, यहाँ पे प्लाज्मा में आएगा, आरबीसी से आएगा प्लाज्मा में, और ये कंबाइन करेगा सोडियम और पोटेशियम से और रेस्पेक्टिव बाइकार्बोनेट। फिर से देखिए, टिश्यू से CO2 रिलीज हुआ, CO2 पहुंचा आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर आने के बाद ये वाटर से कंबाइन करेगा टू फॉर्म H2S, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और फिर ये ब्रेक करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, उसके प्रेजेंस में टूटेगा कि हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन में। बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म किया प्लाज्मा में, ये कंबाइन करेगा सोडियम और पोटेशियम से टू फॉर्म सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो जब सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा तो ब्लड का पीएच इंक्रीज करेगा। तो पीएच विल इंक्रीज। बाइकार्बोनेट आयन का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा प्लाज्मा में तो ब्लड का पीएच बढ़ेगा, यानी थोड़ा अल्कलाइन होगा। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन then the compound is called oxyhemoglobin. It's very acidic, strong acidic compound. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो एसिडिक कंपाउंड है, जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है उसी फॉर्म में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का। अब ब्लड में पीएच बढ़ना शुरू किया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो इट विल हेल्प इन ब्रेकिंग द स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंपाउंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ेगा, जैसे पीएच बढ़ेगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटेगा, तो ऑक्सीजन will release the hemoglobin and it will diffuse into the tissue. तो पहले CO2 रिलीज होगा टिश्यू से, वो ब्लड में आएगा, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा, ब्लड का पीएच बढ़ेगा। जैसे ही ब्लड थोड़ा अल्कलाइन होने लगेगा, जो एसिडिक कंपाउंड है ऑक्सीहीमोग्लोबिन ये टूटेगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा टिश्यू में। So it is called Bose effect. Bose effect is related to the oxygen transportation. ये related है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से, और इसमें रोल है CO2 का। तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक रेट जितना ज़्यादा होगा मेटाबॉलिक रेट, उतना ही CO2 रिलीज होगा, और जितना CO2 रिलीज होगा उतना ही बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, और जितना बाइकार्बोनेट आयन बनेगा पीएच उतना बढ़ेगा ब्लड का, और जितना बढ़ेगा ब्लड का पीएच ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से उतना रिलीज होगा, टूटेगा ये, और रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा टिश्यू में। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल, यानी कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट उसका बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, उसका ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ेगा, और जब कभी भी CO2 बढ़ेगा बाइकार्बोनेट आयन बनेगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 70% CO2 को उसी फॉर्म में पास करता है। और जब भी बाइकार्बोनेट आयन बनेगा ब्लड का पीएच बढ़ेगा, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटेगा, ऑक्सीजन चला जाएगा टिश्यू में। इट इज कॉल्ड Bose effect। यानी कोई अगर लेस एक्टिव है पर्सन, कम काम करेगा तो कम CO2 रिलीज होगा, तो उसका ऑक्सीजन सप्लाई भी कम। जितना एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उतना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, तो वही उतना CO2 रिलीज होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस कोई करता है, या जब हाइट पे जाएगा या इस तरह का कोई भी, तो ऑक्सीजन सप्लाई ये Bose। अब एक इसका उल्टा हार्डेंस इफेक्ट। हार्डेंस इफेक्ट में देखें तो इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 due to the role of oxygen। Bose effect में था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द रोल ऑफ CO2।
CO2 रिलीज हुआ तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ। और यहाँ पे रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 कैसे देखिए, यह लंग्स है, लंग में यहाँ पे CO2 अल्वोलर एयर है, ऑक्सीजनेट CO2 104 है और PCO2 40 है। और यहाँ से जो ब्लड पास कर रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें PO2 40 और PCO2 46 है। अब देखिए, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करेगा कैपिलरी से विच सराउंड द अल्वियोलाई, अल्वियोलाई के चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी और से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास कर रहा है, तो आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है अल्वियोलाई में। तो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। तो ये जो ऑक्सीजन है चलाएगा ब्लड, तो ब्लड में जब ऑक्सीजन आएगा तो इक्वल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा ब्लड में तो ये कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन से, बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसिडिक कंपाउंड है, तो जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा ब्लड का पीएच कम होगा, और जैसे ही पीएच कम होगा ब्लड में मौजूद बाइकार्बोनेट आयन टूटेगा, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट टूटेगा। जैसे टूटेगा कैसे देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट टूटेगा, सोडियम अलग बाइकार्बोनेट आयन होगा, बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन आयन से फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और फिर कार्बोनिक एसिड ब्रेक कर जाएगा H2O एंड CO2 और CO2 रिलीज हो जाएगा अल्वियोलाई में। इसलिए जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 जो बाहर आता है वो थोड़ा मॉइस्ट होता है, थोड़ा गीला, कारण है उसके साथ H2O, which is called Harden's effect। तो हार्डेन इफेक्ट में देखिए, अल्वियोलाई के अंदर अल्वियोलर एयर है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है, ब्लड जो इसे पास कर रहा है वो भी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कम CO2 ज़्यादा। तो पहले ऑक्सीजन मूव करेगा हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, यानी फ्रॉम अल्वियोलर एयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड में आने के बाद इट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन तो फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं एसिडिक कंपाउंड है, तो जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी ब्लड का पीएच कम होगा, डिक्रीज करेगा, और जब ब्लड का पीएच कम होगा तो जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन दे विल ब्रेक, सोडियम और पोटेशियम अलग और बाइकार्बोनेट आयन अलग, और बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करेगा तो फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और फिर वो ब्रेक कर जाएगा H2 और CO2 और CO2 एक्सेड। तो यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में रोल है ऑक्सीजन का, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा ब्लड में, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड में, उतना ही ज़्यादा CO2 रिलीज करेगा ये अल्वियोलाई। अगर डीऑक्सीजनेट, अगर हम लोग पॉल्यूटेड एयर ले लें, इनहेल कर लें, इनहेल पॉल्यूटेड एयर जिसमें ऑक्सीजन कम है तो ब्लड भी CO2 कम रिलीज करेगा। अगर हम लोग प्योर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो ब्लड ज़्यादा CO2 रिलीज कर रहे हैं, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड से जब ज़्यादा CO2 पास आउट हो जाए तो PCO2 का हो जाएगा, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर काम करना बंद कर देंगे, तो पर्सन का डेथ भी हो सकता है। तो फिर से समझ लीजिए, फोर से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से पास करेगा तो पहले ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा टिश्यू या ऑर्गन में, पहले जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करेगा तो पहले CO2 आएगा टिश्यू से ब्लड में, और ब्लड में आने के बाद वो बाइकार्बोनेट बनाएगा, ब्लड का पीएच बढ़ जाएगा, हाई होगा, अल्कलाइन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा,
ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा ब्लड से टू द टिश्यू, यानी जितना CO2 टिश्यू रिलीज करेगा उतना ही उसी हिसाब से ऑक्सीजन उसको हार्डेंस इफेक्ट इसका उल्टा। अब यहाँ पे लंग्स तो टिश्यू में अब क्वेश्चन आ जाता है फोर्स इफेक्ट is affected on the answer देंगे और तो नॉट टिश्यू हार्डेंस इफेक्ट लंग्स, तो लंग्स के चारों तरफ जब ब्लड पास करेगा डीऑक्सीजनेटेड लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा ब्लड, एसिडिक कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीजन में होगी, ब्लड का पीएच कम हो और बाइकार्बोनेट हो जाएगा और CO2 कितना CO2 रिलीज होगा ब्लड से, तो इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्लड को कितना ऑक्सीजन, इट इज हार्डेंस। ये दो चीज इम्पोर्टेंट है। अब इसमें रेस्पिरेशन में दो चीज और है, हो सकता है कि आपके असाइनमेंट में नहीं भी हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा और बाद में अपनी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है नहीं हो असाइनमेंट। There are two other conditions related to breath. एक तो हाइट से रिलेटेड है, एक कंडीशन है रिलेटेड टू द हाइट, और हाइट से रिलेटेड कंडीशन कहलाता है एक्लिमेटाइजेशन, ब्रीदिंग रिलेशनशिप ऑफ ब्रीदिंग विद द हाइट, एक्लिमेटाइजेशन। जैसे अगर कोई माउंटेनियर when a mountaineer ascends the height, कोई पर्वतारोही है वो पहाड़ पे चढ़ रहा है और लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई तक जब वो चढ़ेगा पहाड़ पे तो 2500 मीटर की ऊंचाई तक उसका ब्रीथिंग रेट नॉर्मल रहेगा, कारण है कि वहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ठीक ज़्यादा फर्क है। लेकिन जब वो 3000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर जाएगा तो अब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जितना ऑक्सीजन मिलना था हीमोग्लोबिन से कंबाइन होना था उतना नहीं हो पाएगा, तो नतीजा है कि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, और ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो जानते हैं हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ रहा है, हार्ट बीट भी बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, ब्रीदिंग भी बढ़ रहा है। लेकिन पर्वतारोही क्या आता है हार्ट बीट बढ़, जब वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा, 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई, तो अब ऑक्सीजन हवा में इतना कम हो जाता है कि वो काफी कम कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए रेट ऑफ हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट नॉर्मल से ज्यादा बहुत एबनॉर्मल बन सकता है। अगर पर्सन रुका नहीं और उसी तरह चढ़ता रहा तो कार्डियक मसल इतना ज्यादा वर्क करने के कारण कार्डियक मसल थक जाए, मैंने जो कॉज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई के बीच जब पर्वतारोही या कोई भी पर्सन अब अपनी अनकंफर्टेबल फील करता है तो अब वहाँ पे वो रुकता है, कैंप लगाता है 48 घंटे से 72 घंटे के बीच, यानी 2 से 3 दिन वो वहाँ पे रुकेगा उसी हाइट पर। रुकने का मकसद ये है कि हम लोग जानते हैं, टिश्यू में पढ़ा है कि हम लोगों के ब्लड में इमैच्योर्ड आरबीसी है, रेटिकुलोसाइट, आरबीसी रेटिकुलर साइट इमैच्योर्ड, तो अगर वो 48 घंटे से 72 घंटे तक रुकेगा तो जो इमैच्योर्ड आरबीसी है, रेटिकुलोसाइट, इट विल बिकम मैच्योर्ड, तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, और जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा। अगर वो नहीं रुका और आरबीसी हीमोग्लोबिन बढ़ने का मौका नहीं दिया तो पर्सन डेथ करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन, इसको एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, यानी एडजस्टमेंट of the breathing rate related to the height। अब वो फिर आगे बढ़ा ऊंचाई पे 5000 मीटर की ऊंचाई के
ऊपर। अब एक लिमिटाइजेशन भी काम नहीं करता है, अब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के अगर वो 5000 मीटर ऊंचाई के ऊपर जाएगा तो कार्डियक अरेस्ट, पर्सन का डेथ होगा। तो आप इसमें देखा हो केवल उसके बाद 5500 मीटर की ऊंचाई के लगभग ऑक्सीजन सिलेंडर भी ठीक से काम नहीं। तो आप देखिएगा कि कभी कभी सुनते हैं कि एवरेस्ट पे गया तो ऊंचाई पे चला गया, अब कुछ ही मीटर नीचे है एवरेस्ट शिखर से, तो कुछ ही मीटर नीचे है, यहीं पे खड़ा है, देख रहा है, ऊपर जा नहीं रहा, और वहीं रुकेगा, 2 दिन 3 दिन रुकेगा। तो लोग तो समझते हैं बड़ा बेवकूफ है, इतना ऊंचाई पे चला गया 3 दिन रुका हुआ है वहीं पे, लेकिन रुका हुआ है इसलिए कि उसका फिजियोलॉजी और थोड़ा नॉर्मल हो, इतना एबनॉर्मली बढ़ चुका है उसका बॉडी वेट कि अब अगर वो 1-2 कदम भी आगे ऊपर ले जाएगा तो उसका डेथ हो सकता है। तो वो रुकेगा, जब सारा कंडीशन नॉर्मल होगा या हीमोग्लोबिन परसेंटेज बढ़ जाएगा, आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, तब फिर वो ऊपर जाने की बात सोचेगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है एक लिमिटेशन। हम लोग भी जैसे नॉर्मल पर्सन भी हिल स्टेशन पे चला जाए, जैसे अभी यहाँ से फ्लाइट पकड़े और सीधे चले गए हिल स्टेशन, तो आपका जो आरबीसी का यहाँ पे काउंट है वो नॉर्मल है और यहाँ के लिए ठीक है, लेकिन जब फ्लाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एयर ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, हाइट पे हो सकता है 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करे 1 मॉलिक्यूल, तो जैसे ही पहुंचेगा ऑक्सीजन कम मिलेगा। एयरप्लेन से एयरप्लेन में तो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वहाँ कंप्रेस एयर रहता है, एयर कंप्रेसर रहता है। अगर एयरप्लेन का एयर कंप्रेसर डैमेज हो जाए या विंडो वगैरह टूट जाए तो फिर ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगा और पर्सन का डेथ हो सकता है। तो जैसे ही एयर कंप्रेसर में खराबी होती है तो प्रॉब्लम है, प्लेन को हाइट एकदम बिल्कुल कम कर दिया जैसे कोई पर्सन सर्वाइव। तो प्लेन से बाहर, प्लेन में तो नॉर्मल ब्रीथिंग था, बाहर आए तो अचानक से हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट बढ़ सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, वीकनेस फील होगा। तो ये सब कंडीशन कहलाता है माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस क्या है? वॉमिटिंग होगी, हार्ट बीट रहेगी, काफी बढ़ा रहेगा, कमजोरी होगी, तो इसी और आएंगे ऑक्सीजन की 2-3 दिन उस हाइट पे रहने के बाद आरबीसी का बढ़ जाएगा, पर्सन विल बिकम नॉर्मल। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एक लिमिट। तो माउंटेनियर जो ऊपर जाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं वो प्रैक्टिस मेनली होता है कि अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ाना, जैसे हाइट पे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब ठीक इसका उल्टा एक कंडीशन है, ठीक इसका उल्टा कंडीशन है और वो है कैसल्स डिजीज। जैसे एक लिमिटाइजेशन कहा था, ब्रीथिंग पे इफेक्ट है हाइट का, और अब जब हम लोग कैसल्स डिजीज पढ़ेंगे तो वो डेप्थ का, गहराई का। तो माउंटेनियर ऊंचाई पे जाता है तो एक लिमिटाइजेशन, लेकिन कोई गोताखोर डाइवर जब समुद्र की गहराई में जाता है तो उसको भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है क्या समझ। समुद्र की गहराई में जाएगा तो जैसे जैसे नीचे गहराई में जाएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, शरीर के ऊपर दबाव बढ़ेगा वाटर, और दबाव इतना भी हो सकता है कि लंग कोलैप्स कर जाए, लंग पर्सन का डेथ हो सकता है। तो इसे देखिएगा स्कूबा डाइवर वगैरह को वो गहराई में जाता है, एक स्विमिंग सूट होता है उसका अलग होता है स्कूबा डाइवर, जिसपे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ज़्यादा असर, लेकिन इसके बावजूद भी डाइवर इनहेल्स कंप्रेस्ड एयर, वो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है, डाइवर मास्क लगाया रहता है ना, तो उसमें कंप्रेस्ड एयर था। तो नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम लोग करते हैं जैसे कि सांस लेते हैं
तो हम लोगों के ब्लड से ऑक्सीजन रिड्यूस करता है टिश्यू, नाइट्रोजन रिमेन्स इन द ब्लड, ओनली एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का। ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगा ब्लड से, CO2 नाइट्रोजन ब्लड में ही रहता है, ब्लड प्लाज्मा में रहता है, नॉर्मल एयर जो हम लोग लेकिन जब कंप्रेस्ड एयर इनहेल करेंगे तो नाइट्रोजन में आल्सो डिफ्यूज इनटू द टिश्यू। काफी प्रेशर है तो नाइट्रोजन भी डिफ्यूज कर जाता है टिश्यू और डाइवर वहां अपना काम कर रहा है गहराई, और फिर जब उसको बाहर आना होगा तो इफ द डाइवर इज सडनली पुल्ड आउट फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ, अब उसको काफी गहराई से डाइवर को अचानक ऊपर खींच दिए, ऊपर की ओर सरफेस पे, तो होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन डिफ्यूज कर गया था टिश्यू में वो अचानक बाहर आएगा ब्लड में और इट विल फॉर्म गैस बबल। अगर सडन रिलीज ऑफ नाइट्रोजन होता है ड्यू टू द सडन पुलिंग ऑफ द डाइवर फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ, अचानक होगा तो इट विल कॉज सडन डीकम्प्रेशन। डाइवर को जो काफी कंप्रेस्ड एयर लिया हुआ अचानक ऊपर खींचेगा तो डीकम्प्रेशन होगा, नतीजा होगा कि नाइट्रोजन बहुत तेजी से डिफ्यूज करेगा ब्लड और इसके कारण गैस बबल बना सकता है। अब यहाँ गैस बबल बन गया तो ये ब्लड का प्रेशर रुक सकता है। अगर ये गैस बबल पहुंच गया हार्ट में, लंग्स में, कहीं भी पर्सन का डेथ हो जाएगा। तो इट इज द एब्नॉर्मैलिटी और टू द डाइवर्स। तो इससे बचने के लिए एक कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसन का मतलब होता है कंटेनर, फाइबर ग्लास का कंटेनर होता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर भरा हो। डाइवर जो समुद्र के अंदर है वहां पे कंटेनर डाल दिया गया कैसन को, डाइवर जब बाहर आना हुआ तो कैसन में चला जाएगा, कैसन को तेजी से बाहर निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सीट पर रख देंगे जहाज पे समुद्र में। कैसन के अंदर कंप्रेस्ड एयर है, डाइवर भी कंप्रेस्ड एयर इनहेल किया हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सडन ग्रेजुअल डिकम्प्रेशन करते हैं कैसन का, कैसन का ग्रेजुअल डिकम्प्रेशन करें, धीरे धीरे उसका प्रेशर कम, तो डाइवर के भी टिश्यू से धीरे धीरे नाइट्रोजन बाहर आएगा। तो धीरे धीरे जब नाइट्रोजन बाहर आएगा तो गैस बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर जब बिल्कुल डाइवर एब्सोल्युटली नॉर्मल फील करेगा तो फिर इशारा करेगा तो कैसन का डोर खोला जाएगा डाइवर। लेकिन अगर बिना ग्रेजुअल डिकम्प्रेशन के कैसन का डाइवर डोर खोल के बाहर आ जाए फिर अचानक वो गिर सकता है, चक्कर खा के हेमरेज हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल और नाइट्रोजन। वो गहराई से रिलेटेड, इसको कैसन्स डिजीज, वो एक हाइट से रिलेटेड था, एक लेमेटाइजेशन और डेप्थ से रिलेटेड है कैसन्स। अब 1 मिनट ब्रेक करेंगे, इसके बाद